आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ पंजाब से भेजी गई दीपक जी की सच्ची और डरावनी कहानी। अब मैं आप सभी को कहानी दीपक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम दीपक है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। जब मैं 10 साल का था तब मेरे साथ यह घटना घटी थी। मैं अपने गांव बहुत कम ही जाता था और मैं आपको बता दूं कि जब से मेरा जन्म हुआ था उसके बाद पहली बार मैं 10 साल की उम्र में ही अपने गांव गया था। आज मैं 16 साल का हूं और मुझे आज भी यह घटना अच्छी तरह याद है। मार्च का महीना था और मेरी सगी छोटी बुआ की शादी थी। हम खास मेहमान थे तो हमें और हमारी बड़ी बुआ को 20 दिन पहले ही बुला लिया गया था। और मेरी बड़ी बुआ का एक लड़का था, मैं उसके साथ बचपन से ही रहता था और उसकी उम्र 9 साल थी। हम दोनों जब गांव में साथ मिले तो काफ़ी खुश थे। और मैं आपको बता दूं, मैं एक काफ़ी जिज्ञासु लड़का हूं। मुझे हर प्रकार का शौक था। तो हमें गांव में आए अभी 5 दिन ही हुए थे और मेरा एक काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका था। गांव में मैं उसके साथ पूरा गांव घूम रहा था। तभी मैंने एक दिन सोचा क्यों ना मैं एक तोता पाल लूं। तो उस गांव वाले दोस्त के साथ मैं गांव के जंगल पहुंचा और काफ़ी टाइम तक मैं तोता ढूंढ रहा था। हम कुल 3 लोग थे। उस समय मेरी उम्र 10 साल थी तो मुझे ज़्यादा कुछ अकल नहीं थी। हमें तोता ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम हो गया था। शाम हो चुकी थी। शाम के 6 बज रहे थे और बारिश जैसा मौसम हो रहा था। मैं और बाकी लोग घर जाने की सोच रहे थे और हमें घर जाना भी था तो हम घर की ओर निकल गए। फिर मेरे गांव वाले दोस्त ने कहा कि मुझे एक जगह पता है, वहाँ काफ़ी पेड़ हैं, हो सकता है वहाँ कोई तोता मिले हमें। फिर हम उसकी बात मानकर वहाँ चले गए और यह बात मुझे भी नहीं पता थी कि वहाँ पर कोई कब्रिस्तान भी है। मेरा दोस्त आगे चल रहा था और मैं और मेरी बुआ का लड़का उसके पीछे पीछे। तभी कब्रिस्तान जहाँ से शुरू हुआ था उसके बिल्कुल बगल में ही एक पेड़ था। वहाँ एक लड़की बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तब मुझे कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लगा। मैं उसके पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। तभी पीछे से मेरे दोस्त ने बोला, यहाँ से चल। मैंने बोला, कोई लड़की रो रही है और तू जाने को बोल रहा है। मेरे काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो लड़की मुझसे बात नहीं कर रही थी, बस रोए जा रही थी। फिर मेरा दोस्त बोला, रहने दे, चल तोता देखने चलते हैं, रात होने वाली है। मैंने भी उसकी बात मान ली। पर जब हम कब्रिस्तान के अंदर जा रहे थे, और हाँ मैं आपको बता दूं, उस कब्रिस्तान से ही उस जगह का रास्ता पड़ता था जहाँ मेरा दोस्त मुझे ले जा रहा था। तभी मैंने एक कब्र देखी। वहाँ हवा चल रही थी जिसकी वजह से उस कब्र के ऊपर की चुन्नी उड़ रही थी। मैंने उस चुन्नी को उस कब्र के ऊपर बिछा के पत्थर रख दिया। फिर हम आगे जा ही रहे थे कि तभी एक 3-4 फुट गहरा कुआं जैसा कुछ बना हुआ था। हमारी नज़र उस कुएं पर गई तो मेरा गांव वाला दोस्त बोला कि उस कुएं की तरफ मत जाओ, वहाँ लोग अक्सर काला जादू करते हैं। पर हमारे लिए यह सब नया था, इसलिए मैं और मेरा बुआ का लड़का उस कुएं के अंदर देखने लगे और हमने देखा उसके अंदर शायद इंसान या किसी जानवर की हड्डियां पड़ी हुई थी और सिंदूर भी पड़ा था। और मैंने देखा अंदर कुछ सांप जैसा कुछ रेंग भी रहा था। तभी पता नहीं क्यों मेरे अंदर डर की एक लहर सी उठ पड़ी। तभी मैं काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया। मेरे दोस्त ने पूछा, क्या हुआ तुझे? मैं कांपते हुए बोला, उसके अंदर कुछ अजीब है। तो मेरे दोस्त को कुछ समझ तो आया पर उसने मुझे उस समय कुछ नहीं बोला और मुझे कहा, रात होने वाली है, घर चलो। तो हम लोग घर जाने लगे। पर अब भी हमें उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से ही घर जाना था। जब हम कब्रिस्तान से बाहर निकले, हमने देखा जो थोड़ी देर पहले वहाँ लड़की रो रही थी, अब वहाँ उस लड़की की जगह उसकी लाल रंग की चुन्नी पड़ी हुई है। यह देखकर मेरा दोस्त फौरन वहाँ से हमें धक्का मारकर भागने का इशारा किया और बोला, मेरे पीछे आते रहो जल्दी। फिर हम अपने घर के पास पहुंच गए। मेरे दोस्त ने बोला कि
ये जो कुछ भी हुआ आज हमारे साथ घर पर मत बताना, नहीं तो तुम्हारे घर वाले मुझे बोलेंगे कि तू इन्हें वहाँ क्यों लेकर गया था। और साथ में मुझे यह नहीं पता था कि उस दिन से मेरी ज़िंदगी में कुछ इतना डरावना शुरू होने वाला था। उस रात मैं और मेरी बुआ का लड़का खाना खाकर अभी बिस्तर पर लेटे दो बातें कर रहे थे, और इन्हीं सब में मुझे नींद कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मेरी नींद रात के 2 बजे खुली। मुझे ठक ठक की आवाज़ आ रही थी कहीं से। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा शायद यह हमारी भैंस या गाय आवाज़ निकाल रही है, तो मैंने इसे अनदेखा कर दिया। और तभी मैं सोच के लिए उठा। मेरे गांव में हमारा पक्का घर नहीं था और ना ही वहाँ एक अच्छा टॉयलेट था, इसलिए मैं टॉयलेट करने बाहर जा रहा था। मैंने टॉयलेट करके जब लौट रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे पलट कर देखूं। काफ़ी तगड़ा अंधेरा था और मुझे पीछे से अब कदमों की आवाज़ भी काफ़ी साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। मुझे अंधेरे के अलावा वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। अब मुझे काफ़ी डर लग रहा था। वो डर मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता, सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मैंने यह डर कैसे काबू किया। मैं जल्दी में भागकर अपने बिस्तर पर लेट गया और मैं सोचने लगा कि जो भी मैंने यह सब देखा क्या यह सत्य था। और ऐसी बातें सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। अब मेरी आंख सीधा सुबह 7 बजे ही खुली। मैंने यह बात अपने बुआ के लड़के को बताने की कोशिश की, पर मैंने सोचा कहीं वो मेरा मजाक न उड़ाने लगे, इसलिए मैंने यह बात सिर्फ अपने तक ही रखी। ऐसा ही चलता रहा 3-4 दिनों तक। अब तक वो जो भी था वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। कभी मुझे किसी की मौजूदगी महसूस होती थी, कभी ऐसा लगता था मैं और मेरे बुआ का लड़का जहाँ सो रहे हैं वहाँ तीसरा कोई भी है। उसके सांस लेने की आवाज़ें मुझे आती रहती थी। उसके 2 दिन तक तो सब ठीक रहा, मगर एक दिन मैं और मेरे बुआ का लड़का और गांव के काफ़ी लड़के मिलकर खेल रहे थे और बातें कर रहे थे। फिर एक लड़के ने मुझसे कहा कि मेरे साथ चलो मेरे घर, बॉल लेकर आते हैं और फिर तब आकर यहाँ खेलेंगे। जब मैं उसके साथ जा रहा था वहाँ काफ़ी अंधेरा था और हम दोनों बातें करते करते जा रहे थे। वो अपने घर गया बॉल लेने के लिए और मुझे काफ़ी शर्म आ रही थी उसके घर के अंदर जाने में, तो मैं बाहर ही खड़ा रहा। उसके घर के पास काफ़ी अंधेरा था और आसपास काफ़ी खेत थे और वहाँ पेड़ भी काफ़ी थे। मैं यहाँ वहाँ देख ही रहा था, तभी मुझे एक पेड़ के ऊपर एक औरत उल्टी लटकी हुई दिखाई दी, जो कि काफ़ी भयानक लग रही थी। उसकी लाल लाल आँखें, ऐसा लग रहा था कि वह मुझे ही घूरे जा रही है। उसके इतने लंबे बाल थे और उसने सफ़ेद रंग की साड़ी डाली हुई थी। उसने अचानक से ही पेड़ से छलांग लगाकर मेरे 3 फीट दूर आकर खड़ी हो गई। यह मंजर देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैं तभी के तभी बेहोश हो गया। उसके बाद मेरी आंख सुबह के 8 बजे खुली और मैंने देखा मेरे आसपास सभी रिश्तेदार बैठे हुए थे और मेरे मम्मी पापा मेरे सर पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। और जैसे ही मेरी आंख खुली मेरी मम्मी रोने लगी और कहा भगवान का शुक्र है कि तेरी आंख खुल गई। और मुझे मम्मी ने ब्रश कराया और खाना दिया और मुझे अपने हाथों से ही खिलाया। और मम्मी ने खिलाते खिलाते पूछा कि तू रात को गांव से 4 किलोमीटर दूर जंगलों में कैसे पहुंचा। मानो यह सब सुनकर मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। और मेरी मम्मी ने बताया कि तू वहाँ पर बेहोश जख्मी हालत में था और बेहोश पड़ा हुआ था। बहुत ढूंढने के बाद भी तू कहीं नहीं मिला और एक मज़दूर आदमी काम करके अपने घर जा रहा था और उसने तुझे वहाँ पर बेहोश पाया और वो पहचान गया कि तू हमारा लड़का है। और जब मैंने अपनी हाथ की तरफ देखा तो पाया कि मेरे हाथ की उंगली जली पड़ी थी और उस पर मम्मी ने हल्दी लगाई हुई थी। मैं आपको मेरी उंगली की फ़ोटो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर मेरी उंगली की फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। और फिर आखिर में मैंने पूरी बात मम्मी को बता दी, जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। और वो रात वाली सारी बात, पहले तो मेरी मम्मी एक पल के लिए कुछ सोचने लगी और फिर अचानक से मेरी मम्मी ने मुझसे कहा यह सब कुछ नहीं होता है, वो तेरा कोई वहम होगा। पर वो डर मम्मी के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर मैंने नाश्ता किया और अपने बुआ के लड़के के साथ मार्केट घूमने गया और मार्केट घूमते घूमते हमें शाम हो गई। हम दोनों वहाँ से निकलकर घर जाने लगे
और मैं पूरे रास्ते बस वही बातें सोच रहा था कि क्या वो सब सच था। और मैं काफ़ी डर रहा था कि कहीं आज मुझे वो सब दिखाई ना दे। मुझे अंदर से काफ़ी घुटन हो रही थी। यही सब सोचते सोचते मैं अपने घर पहुंच गया था। घर पहुंचकर मैं काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था और मैं बिना खाना खाए अपने बिस्तर पर लेटा और मुझे नींद आ गई। और मुझे एक काफ़ी भयानक सपना आया। सुबह मैंने देखा मैं उस कब्रिस्तान के पास खड़ा हूँ और वही औरत सफ़ेद साड़ी वाली उस कब्रिस्तान में एक कब्र के ऊपर बैठकर एक इंसान का पैर खा रही है। यह मंजर इतना भयानक था कि उसके चेहरे पर इतना सारा खून लगा हुआ था। और अचानक उसने मुझे देखा और एक बिल्कुल अजीब सी मुस्कुराहट से उसने मेरी तरफ देखा। उस मंजर को देखकर मैं अचानक से उठा और मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ चलने लगी। मैं पसीने से नहा रहा था और फिर मैं उसी वक्त अपनी मम्मी के पास जाकर सो गया। और फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार उस औरत के बारे में ही सोच रहा था और ऐसे ही करते करते कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने सूरज को देखकर एक लंबी सांस भरी और बाहर अकेले घूमने चला गया। घूमते घूमते सुबह के लगभग 6:30 बज गए। सभी लोग अब उठ चुके थे। मैं घूम फिर कर अपने घर आ गया। फिर सब ठीक चल रहा था कि दोपहर के 1 बजे मेरा सिर भारी होने लगा और मेरी तबीयत खराब होने लगी। करीब 2 बजे मुझे काफ़ी तेज़ बुखार हो गया। घर के सभी लोग काफ़ी परेशान हो गए। पापा मुझे लेकर हॉस्पिटल गए और मुझे वहाँ भर्ती करना पड़ा। मुझे उस वक्त 103 डिग्री बुखार था और मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहा था। अब हॉस्पिटल में मुझे देखने घर के कुछ सदस्य आए थे और फिर उसके बाद सभी लोग हैरान हो गए जब मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई। उसमें लिखा हुआ था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हॉस्पिटल में अब मुझे 3 दिन हो गए थे पर मेरा बुखार बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। तो मेरी दादी ने पापा को कहा कि अब इसे किसी बाबा या मौलवी को दिखा लो, मुझे ऊपरी चक्कर लगता है। मैं यह सारी बातें बेड पर लेटे लेटे सुन रहा था। फिर डॉक्टर के मना करने के बाद भी पापा ने मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा दिया और मुझे घर की जगह एक मौलवी के पास ले गए। वहाँ मौलवी जी ने मुझे देखते ही कहा कि अपने बच्चों को मेरे पास लेकर आओ। मैं उस वक्त चल भी नहीं पा रहा था। पापा ने मुझे गोद में उठाकर मौलवी जी के पास ले गए। पहले मौलवी जी ने थोड़ी देर मेरा हाथ पकड़कर आंख बंद करके कुछ मुंह में बोल रहे थे। फिर मौलवी जी ने अपनी आंखें खोली और कहा कि आपके लड़के के ऊपर एक विधवा औरत का साया है जिसका कोई संतान नहीं था और वो आपके लड़के को जान से मारना चाहती है। पापा ने यह सब सुनकर मौलवी जी को कहा कि इसका कोई इलाज तो होगा। तभी मौलवी जी ने मुझसे पूछा, बेटा आप इन दिनों कहीं कब्रिस्तान या कहीं और गए थे और क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, हमें बताओ, हम सब ठीक कर देंगे। फिर मैंने जो मेरे साथ हुआ वो सारी बातें मौलवी जी को बता दी। मौलवी जी ने मुझे एक पानी का गिलास दिया और थोड़ा पानी उन्होंने मेरे ऊपर छिड़का और बाकी पानी पीने के लिए कहा। मौलवी जी ने पापा को कहा, ये जो भी साया है काफ़ी ताकतवर है। और मौलवी जी ने मुझे एक तावीज़ दी और कहा, इसे तुम अपने गले में बांध लो। और उन्होंने पापा को कल आने को कहा और यह भी कहा कि आज अपने बच्चे को अपने पास सुलाना। और उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा बुखार भी बढ़ता जा रहा था। मेरी मम्मी उठी और देखा मुझे बहुत तेज़ बुखार है और वह मेरे सर पर पट्टी करने लगी और साथ ही वह काफ़ी रो भी रही थी। और उस दिन मुझे आसपास से भयानक आवाज़ें आ रही थी। मैं काफ़ी डर रहा था। फिर एक बार फिर मुझे वो औरत अपने छत के ऊपर दिखी जो कि मुझे ही देखी जा रही थी। मैंने उसे देखकर इतनी ज़ोर से चीख मारी कि सभी घर के सदस्य उठ गए। मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने अपनी आंखें खोली और मम्मी को कहा, ऊपर वही औरत मुझे देख रही है। और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उस रात मैं और मेरे परिवार के सारे सदस्य नहीं सोए और सुबह होते ही दादी मेरे पास आकर बैठी और कहा कि आपको कुछ नहीं होगा और मुझे हौसला देने लगी और मुझे नाश्ता दिया। और सुबह के 9 बजे मेरे पापा और मम्मी और साथ में आज दादी भी जा रही थी। हम सब कार में जा रहे थे कि कार का टायर पंचर हो गया। मेरे पापा कार से उतरे और पंचर बनाने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब नहीं बचूंगा। वो जो भी कोई चीज़ थी मुझे वो मार कर ही छोड़ेगी। पापा ने पंचर ठीक किया और मुझे उस मौलवी जी के पास लेकर गए। मौलवी जी ने कहा मुझे कि तुम मुझे उस कब्रिस्तान ले जा सकते हो
मौलवी जी हमारे गांव से 30 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे और हमें वहां कब्रिस्तान पहुंचते पहुंचते लगभग 7 बज गए थे। रात हो चुकी थी। मौलवी जी ने मुझे उस कब्रिस्तान के पास एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। वो वही पेड़ था जहां पहली बार मुझे वो लड़की रोती हुई दिखाई दी थी। और मौलवी जी ने एक पानी की बोतल निकाली और उस पेड़ के आसपास गिरा दिया और मैं उसी समय बेहोश हो गया। और जब मेरी आँख खुली, मैं अपने घर बिस्तर पर पड़ा हुआ था और सुबह हो चुकी थी। मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि वहाँ क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने बताया कि तुम्हारे ऊपर पानी गिरते ही तुम्हारा शरीर लाल होने लगा, तुम्हारी आंखों में लाल रंग की चमक आ गई और तुम्हारी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई। मौलवी जी ने तुमसे पूछा कि तुम इसके शरीर में कैसे आई, और उसने बताया कि इसने मेरी कब्र पर पैर रखा और इसने मेरी कब्र की चुन्नी निकाल दी और फिर उसके ऊपर पत्थर रख दिया। तो मैंने सोच लिया था कि इसे मार ही दूंगी और इसका दिल खाऊंगी। तब मौलवी जी ने काफ़ी मंत्रों का जाप किया और काफ़ी क्रियाएं की। बहुत मेहनत के बाद वो तेरा शरीर छोड़ने को तैयार हो गई थी। उसने कहा, मेरे कब्र के पास एक पेड़ है, वहाँ जाकर काफ़ी बड़े तगड़े बकरे की बलि देकर उसका सिर आगे एक 5 फीट गहरा गड्ढे में उसे फेंक दो और उसका खून लेकर मेरी कब्र के ऊपर गिरा देना और बाकी उसका शरीर मेरी कब्र के पास रख दो। यह सब सुनकर मेरे अंदर एक डर की लहर उठी और यह सब बताते हुए मेरी मम्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हमने अपनी बुआ की शादी नहीं देखी और गांव से हम अपने पंजाब आ गए। आज भी वो सब बातें सुनकर मेरी रोम रोम काँप उठती है। यह घटना आपको सच्ची लगे या झूठी, पर कहते हैं ना, जिसके साथ बीतती है सिर्फ वही उसका दर्द समझ सकता है। यह कहानी लिखते हुए भी मेरे हाथ काँप रहे थे जब मैं अनुराग जी को यह कहानी भेज रहा था और उसके बाद आज तक मैं अपने गांव कभी नहीं गया। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आप सभी को कहानी पसंद आई हो और आप लोग भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग कहानी को पूरा सुन लेते हैं, पर आप में से कुछ लोग मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही कोई मुझे यह बताता है कि मेरी स्टोरी कैसी है। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी भी लगती हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी को वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो मैंने अपने चैनल पर पहले भी सुना रखी है, पर उस वक्त उस कहानी पर इतने व्यूज़ नहीं आए थे। पर कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग थी। आज मैं आप सभी को फिर से वह कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम राधिका है। मेरी लव मैरिज हुई थी। मैं और राहुल दोनों साथ में कॉलेज में थे। 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते हम दोनों कब एक दूसरे के प्यार में पड़ गए कुछ पता ही नहीं चला और कॉलेज ख़त्म होते ही हमने शादी का फ़ैसला कर लिया। मैं और राहुल दोनों गुजरात में अपनी अपनी फैमिली के साथ रहते थे और यहीं से हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर शादी की और शादी के बाद हम दोनों दिल्ली आ गए जॉब के लिए। दिल्ली में हमने अपनी एक सुंदर सी गृहस्थी बसाई। हमने 2 रूम का एक छोटा सा भाड़े का घर लिया जिसमें एक बाथरूम, एक हॉल, एक बालकनी और एक किचन था। शुरू के 1 हफ्ते तो घर को सजाने संवारने में ही बीत गया और सब कुछ बहुत अच्छा सा लग रहा था। घर और हम दोनों का जॉब सब सही से चलने लगा, पर अचानक ही कुछ 15 दिन बाद सब कुछ थोड़ा अजीब अजीब होने लगा। राहुल और मेरी काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी। मुझे जॉब से भी निकाल दिया गया और जॉब से निकालने का कारण मेरा ख़राब बिहेवियर बताया गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इतनी सुलझी हुई लड़की हूँ। मेरी तो कभी किसी से लड़ाई भी नहीं होती थी, पर अब रोज़ मेरा राहुल से लड़ाइयाँ होना, जॉब से निकालना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोच सोच के मैं पागल हुए जा रही थी। तकरीबन 1 महीने बीत गए और मेरी ज़िंदगी ऐसी ही मायूस चली जा रही थी। कुछ और भी अजीब अजीब चीज़ हो रही थी मेरे साथ। रोज़ रात के 3 बजे मेरी नींद अचानक से खुल जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे बुला रहा है। बाथरूम से कोई हर रोज़
रात के 3 बजे ही मुझे आवाज देता था, राधिका, राधिका उठो, यहाँ आओ मेरे पास। और मैं चुपचाप उठ के बाथरूम चली जाती थी उसकी आवाज सुनकर। और जब मैं बाथरूम के चारों तरफ देखती थी तो वहां मुझे कोई नजर नहीं आता था। बस बाथरूम के नल से पानी की बूंदें टपकती रहती थी। जब मैं नल को कस कर बंद कर देती थी तो पानी के साथ साथ वो आवाजें आने भी बंद हो जाती थी। हर रोज ऐसे ही होने लगा मेरे साथ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मुझे लग रहा था कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूं ना। अचानक एक दिन राहुल को ऑफिस के काम से मुंबई जाना था, कुछ 3-4 दिनों के लिए। मैं घर में अकेली थी, ना मुझे ढंग से नींद आती थी और ना ही मेरा ढंग से खाना पीना हो रहा था। मैं हर रोज बस किसी अलग सी नशे में ही रहती थी और बाथरूम में ही सोती थी। हाँ, मैं बाथरूम में ही सोती थी हर रोज। मगर रात के 3 बजे के बाद से कभी मेरी पानी की टप टप की आवाज से मेरी नींद खुलती थी तो कभी कोई मुझे बाथरूम से आवाज लगाकर बुला रहा होता था। मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब सुबह मैं खुद को बाथरूम में सोया हुआ पाती थी तो एक दिन मैं घर की अच्छे से सफाई कर रही थी। घर की सफाई के दौरान मुझे एक डायरी मिली। डायरी में कुछ अलग किस्म के निशान अंकित थे और कुछ चित्र बने हुए थे जो कि मेरे बाथरूम की आकृति के थे और साथ ही छत पर रखी पानी की टंकी की ओर इशारा कर रहे थे और कुछ खून के धब्बे थे उस डायरी में। मैं यह सब देखकर बिल्कुल डर सी गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने सोचा बस अब 2 दिन में राहुल मुंबई से वापस आ जाएगा तो उन्हें मैं यह सब बता दूंगी और अपने खराब बिहेवियर के लिए उनसे माफ़ी भी मांग लूंगी। मगर हम जैसा सोचें वैसा ही हो जाए तो बात ही अलग है। उस रात जब करीब 11 बजे मैं सोने गई तो मुझे घर के हर कोने से आवाज सुनाई देने लगी, राधिका, राधिका इधर आओ। और पानी की जोर जोर से बहने की भी आवाजें आने लगी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई मुझसे मदद मांग रहा है या कोई मेरा इस्तेमाल कर रहा है और या फिर ये सब मेरे साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। पूरे घर की लाइट चली गई, पूरा अंधकार पसर गया। मैंने हिम्मत कर वो डायरी फिर से निकाली और सोचा एक बार डायरी को फिर से देखती हूँ, शायद कुछ समझ में आ जाए। डायरी में अंकित चित्रों को मैंने ध्यान से देखा तो छत की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने हिम्मत कर उस वक्त छत की तरफ जाने का फैसला किया। रात के करीब 12 बज रहे थे पर मुझे बहुत डर लग रहा था। जैसे ही मैं छत पहुंची तो मैंने देखा वहां 2-3-4 बड़े पानी की टंकी रखी हुई थी, पर उनमें से एक टंकी में किसी के खून से लथपथ हाथों के निशान थे। जैसे ही मैं धीरे धीरे उस टंकी की ओर बढ़ रही थी मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। बाहर बिजली चमक रही थी और मौसम बिल्कुल खराब सा हो रहा था। मैंने हिम्मत करते हुए उस पानी की टंकी का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही मैंने उस टंकी के अंदर देखा, डर के मारे मैं 10 फीट पीछे धड़ाम से गिर गई। फिर मैं हिम्मत करके उठी और देखा तो एक गर्भवती औरत जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और जिसके मुंह पे टेप चिपका हुआ था, उसकी लाश उस टंकी में थी जो अब थोड़ी थोड़ी सड़ चुकी थी और बहुत ही भयानक सी दिख रही थी और एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी उस लाश से। फिर मैंने देखा उस टंकी के अंदर बहुत सारे पीपल के पत्ते हैं जिसमें खून से कुछ लिखा हुआ है। मैंने एक एक कर उस पत्तों को निकाल कर पढ़ना शुरू किया। पत्तों में लिखा था, मेरा नाम सुमन है, मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ और एक बहुत ही गरीब परिवार की बेटी हूँ। मैं दिल्ली में जॉब के सिलसिले में आई थी और इस अपार्टमेंट में रहती थी जो कि हमारे गांव के सरपंच के जान पहचान वाले विक्रम का है, जो रिश्ते में सरपंच जी के भतीजे लगते हैं। इसलिए सरपंच जी ने मुझे यहाँ भेजा था कि
कि मुझे ये रहने के लिए घर भी दे देंगे और नौकरी पाने में मेरी मदद भी करेंगे। विक्रम जी बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी बीवी और एक प्यारी सी बच्ची भी थी। पर एक रोज विक्रम जी मेरे अपार्टमेंट में आए और मुझसे रेंट मांगा। पर जब मैंने कहा मैं आपको कहाँ से रेंट दूं, तो उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। और जब मैंने मना किया तो उन्होंने कहा मैं अपनी बीवी से तलाक लेना चाहता हूँ। वो बहुत ही बुरी औरत है और उसके बाहर काफ़ी चक्कर भी चलते हैं। मैं क्या करूँ, तुम ही बोलो राधिका, मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। मैं सोच रहा हूँ अपनी बीवी को छोड़कर मैं तुमसे ही शादी कर लूँ। ना जाने उस वक्त मेरे दिमाग को क्या हुआ था। मैं विक्रम की बातों में फंसती चली गई और उसे अपना सब कुछ सौंप दिया। और करीब 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मैंने यह बात विक्रम को बताई तो उसने मुझसे कहा तुम इस बच्चे को गिरा दो और वापस अपने गांव चली जाओ। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे बहुत मारा। मैं बहुत रोती रही पर वो मेरा दर्द समझ ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना विक्रम की बीवी से बात की जाए कि जब आप लोग तलाक का सोच ही रहे हो तो क्यों ना आप लोग पहले तलाक ही ले लो। जब मैं विक्रम के फ्लैट में गई तो विक्रम ने ही दरवाज़ा खोला और मुझसे पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो। जब मैंने उसे सारी बातें बताई तो वो मुझे घसीटते हुए छत ले गया और बोला तुम क्या मेरा घर तोड़ना चाहती हो। मैंने कहा आप तो तलाक लेने वाले थे ना और आप मुझसे शादी करना चाहते थे। तब विक्रम ने कहा पागल हो गई हो क्या, मैं अपनी बीवी बच्ची को कैसे छोड़ सकता हूँ और तुम जैसी आवारा और भिखारन लड़की से शादी करूँगा। मुझे बस तुम्हारा शरीर चाहिए था जो मुझे अब बहुत बार मिल चुका है। अब जाओ तुम यहाँ से बदचलन लड़की। जब मैं जोर जोर से रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी कि मैं तुम्हारी बीवी को सब बता दूंगी, तो विक्रम ने मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे इस टंकी में जिसमें पूरा पानी भरा हुआ था उसमें डुबा डुबा कर मार दिया और टंकी में ही बंद करके चला गया। फिर अचानक आसमान में जोर की एक बिजली चमकी। टंकी में से एक काला साया निकला। शुक्रिया राधिका, मैं तुम्हारे ही अपार्टमेंट में रहती थी इसलिए मैंने तुम्हें परेशान किया, मुझे माफ़ करना। पर तुम्हारे अलावा कोई भी मेरी आवाज़ नहीं सुन पाता था। तुमने आज मुझे इस टंकी से आज़ाद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे मरे आज 5 महीने हो चुके हैं और आज मैं विक्रम से अपना बदला लूंगी। और एक काला साया एक तेज गति से सीढ़ियों की तरफ गया। मैं बेहोश हो चुकी थी। उसी वक्त सुबह अचानक मेरी आंख खुली किसी शोर की वजह से। जब मैंने छत से नीचे की ओर झांक कर देखा तो कुछ 3-4 लोग विक्रम की लाश को लेकर जा रहे थे। सुमन ने अपना बदला ले लिया था। मैं भी अपने फ्लैट आ गई और आज कई दिनों बाद मैं सुकून की सांस ले रही थी और भर पेट खाना खाकर मैं सो गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो और आपको अपनी कहानी मुझे भेजनी हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं ऐसे ही कुछ डरावनी कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आऊँगा तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा मेरी वीडियो का। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।